नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आपके लिए आज एक ऐसा समाज सेवी ढूंढ कर लाया हूं जो ने जिसने जिसने इतनी समाज सेवा करी है कि आज भी अपने गांव में फ्री सेवाएं देते हैं। कोरोना काल की बात करूं तो आप चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा शो हो रहा था जो 24 घंटे के लिए अवेलेबल था पूरे इंडिया के लिए। देन वी टॉकिंग अबाउट मिस्टर माधव सिंह, डॉक्टर माधव सिंह। तो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं डॉक्टर साहब की तरफ। नमस्कार सर। कपिल जी, आपको और आपकी टीम को बहुत साधुवाद, आप सबकी शुभकामनाएं। जी, आपका जीवन परिचय संक्षिप्त में थोड़ा सा। मेरा गांव जगमालपुरा है और यहाँ जहां आप बैठे हुए हैं इसी जगह इसी मकान में मेरा जन्म हुआ है। जी। मेरे माता पिता अनपढ़ भी थे, किसान भी थे और किसान मजदूर और अपनी डेली के जो आजीविका है उसके लिए डेली काम करके उस पर रहते थे। जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई उसका थोड़ा सा। प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल थी, इसके अंदर मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ा। बाद में भैरूपुरा गांव में मिडिल स्कूल तक पढ़ा। उसके बाद में सीकर का जो कल्याण महाविद्यालय का जो एसोसिएट स्कूल है कल्याण स्कूल, उसके अंदर हायर सेकेंडरी तक रहा। उसके बाद में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर किया और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से मैंने MBBS 1987 में कर लिया। जी, वर्तमान समय में हम देखें तो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़ी बड़ी संस्थान हैं जिनमें बच्चे तैयारी करके और डॉक्टरी के लिए जाते हैं। लेकिन जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे उस वक्त शायद मेरे हिसाब से इतनी कोचिंगें नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। उसके बावजूद जो आपका स्ट्रगल रहा, क्योंकि आप किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार से जो लोग आते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं कम आंकते हैं, तो उनके लिए आपकी जो ये स्ट्रगल की बड़ी लाइफ थी उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं कोई घर का हिसाब कर लूं, अनाज का, मंडी का वो थोड़ा हिसाब देख लूं, थोड़ा बहुत घर का हिसाब किताब देख लूं, इतना पढ़ लूं तो बहुत है। बाकी तो वो चाहते थे कि मैं भी खेती में उनका हाथ बटाऊं। लेकिन मैंने प्राइमरी स्कूल में स्कूल टॉप किया, मिडिल स्कूल में स्कूल टॉप किया और उसके बाद में जो ग्रामीण प्रतिभावान होती है उसमें मैं जिला स्तर पर प्रथम स्थान आया। तो मेरे टीचर्स ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पिताजी को बताया कि भाई आपको अपने लड़के को पढ़ाना चाहिए। ये बात सुन करके मेरे पिताजी ने उसी दिन ये तय कर लिया और मेरे को बता दिया कि तुम्हारे को सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, हमारे वाले काम में तुम कोई अपना ध्यान बिल्कुल मत बटाओ। जी। और उसका ही परिणाम ये है कि मैं आज जिस स्तर पर हूँ मेरे माताजी पिताजी की वजह से हूँ। उन्होंने कभी भी मेरे को घर के काम के लिए, खेती के काम के लिए, अपने सामाजिक काम के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया और हर वक्त ये कहते रहे कि तुम्हारा काम पढ़ाई करना है और पढ़ करके अच्छा परिणाम देना है। आप एक फ्री सेवा देते हैं एक वीक में एक दिन, वो कितने सालों से कर रहे हैं आप? वो भी मैं जब से पास आउट हुआ 1987 से जब से ही कर रहा हूँ। मेरे पिताजी के टाइम में गांव में कोई सुई लगाने वाला नहीं था, तो पिताजी ने कहा अरे भाई तू डॉक्टर बनने जा रहे हो तो गांव में कुछ, अभी छोटे डॉक्टर बने हो तो कुछ सुई लगाओ, किसी को जुकाम की छोटी मोटी दवाई तो दो, ये तो फायदा होना चाहिए। और उस बात का परिणाम ये हुआ कि मैं यहाँ गांव में कुछ लोगों की सेवाएं करने लगा और मेरे माताजी और पिताजी के प्रोत्साहन की वजह से ये प्रक्रिया जुड़ती रही। और फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब करने के बाद मेरा वीकली डे ऑफ बृहस्पतिवार को होता है, उस बृहस्पतिवार को मैंने हर सप्ताह यहाँ आकर के सेवाएं दी और वो अनवरत रूप से 37 साल से चली आ रही हैं। एक आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, कोई भी आदमी एक छोटी सी भी भलाई का काम करता है तो वो अपने नाम के लिए करता है। तो कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि कोई NGO बनाते हैं, उसके थ्रू हम लोगों की मदद करते हैं तो मेरा भी नाम होगा, ऐसा कुछ? ये बात बिल्कुल सही है। मैं और बहुत से काम रोटरी के द्वारा करता हूँ, पार्टी के लिए करता हूँ। उसमें मेरी ये इच्छा रहती है कि अच्छा काम करें तो उसको अच्छा दिखाएं भी। लेकिन पता नहीं शुरू से मेरे मन में क्या भावना रही है, मेरे पिताजी माताजी की वजह से मैंने जो ये काम किया है
इसके लिए कभी कोई पैम्पलेट नहीं लगाया, कभी किसी को बताया नहीं, कभी किसी को प्रचार प्रसार नहीं किया। और कभी लोग पूछते हैं दूसरे लोग, तो मैं भले ही बता दूं, मैं इस चीज को कभी भी किसी भी तरह से प्रचारित और प्रसारित नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये मेरे माताजी पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनकी सेवा और उनके नाम से मेरी आत्मा में इतना बड़ा काम करने का जो मेरे को दायित्व वो प्रेरणा मिल रही है, उसको मैं निभाऊं। हम देखते हैं कि वर्तमान के समाज के परिप्रेक्ष्य की तरफ एक नजर डालते हैं, उस वक्त एक चीज दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है तो वो अपने माँ बाप तक का साथ छोड़ देता है। तो आपके मन की जो ये भावना है, उनकी यादों को ताजा रखने की है, या फिर कोई विशिष्ट कोई ऐसा कोई मतलब है जो आप सिद्ध करना चाहते हैं? विशिष्ट मतलब कुछ नहीं है। मैंने मेरे माँ बाप को बहुत कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में रात और दिन काम करते हुए देखा है। वो रात और दिन लगातार फसल के लिए, अपने जानवरों के लिए और हमारे परिवार को पालने पोषने के लिए लगातार काम करते रहते थे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो तो अपने शरीर से करते थे, मुझे तो बैठे रह के करना पड़ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को हर वक्त उनकी जब याद आती है तो उनको मात्र याद से ही मेरे को बहुत तगड़ी प्रेरणा मिलती है और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। जी, अब आप डॉक्टर हो, आप समाज सेवा कर रहे हो। डॉक्टर को भारतीय संस्कृति में भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आपने 2003 के बाद एक राजनीतिक पारी खेलने का विचार बनाया, वो विचार क्यों बना? देखो, वैसे तो मैं बताऊं कि भाई डॉक्टर भगवान तो नहीं होता है, लेकिन भगवान के बाद में अगर कोई दूसरी चीज है तो अगर वो वास्तव में सही तरीके से अपना पेशे को अंजाम देता है तो भगवान के बाद में दूसरी चीज तो डॉक्टर हो सकता है। और आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है उसके बारे में मेरा यह है कि मैंने मेरे जीवन में लोगों से चिकित्सा के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और बहुत सारी चैरिटी करके, रोटरी क्लब से, सामाजिक संगठन से, जल बचाओ, गौशालाओं से, पेड़ बचाओ, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, करीबन 20 ऐसी संस्थाएं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा ये लगने लगा कि अब हमारे जीवन का जो अनुभव है वो नीति निर्धारण में लगाना चाहिए। मैं ये जो मेरा काम कर रहा हूं, अच्छी सेवाएं दे रहा हूं, अगर इस बात को लेकर के जो मेरा जो अनुभव मुझे मिला है उस बात को जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आगे पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और यही सोच करके मैं राजनीति में मैंने कदम रखा। तो राजनीति में आपने कदम रखा, अच्छी बात है, लेकिन एक समझ में आता है कि राजनीति में कहते हैं कि राजनीति में जाते ही आदमी के विचार बदलना शुरू होते हैं। देखो, राजनीति में मैं कोई पद प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूं जी। मैं राजनीति में 2003 से सीकर के श्री माधोपुर क्षेत्र में हर बार कोशिश करता हूं, हर बार दावेदारी पेश करता हूं, जोरदार ढंग से तैयारी करता हूं, लोगों से मिलता हूं। उसके बावजूद भी किसी कारण से मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं संपूर्ण रूप से पार्टी के लिए समर्पित रहता हूं। और ये मेरी इस बात को सब लोग जानते हैं और सब लोग ये इस बात को मानते भी हैं। मैं राजनीति में आदर्श का सिद्धांत, ईमानदारी का सिद्धांत, सच्चाई का सिद्धांत मान करके ही आगे आना चाहता हूं। मेरा ये रास्ता नहीं है कि मैं किसी को गिरा करके ऊपर पहुंचूं। मेरा यही रास्ता है कि मैं मेरी लाइन को दूसरे की लाइन से लंबी खींचूं, अगले की लाइन नहीं मिटाना चाहता। जी, अपन बात करें, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो आपने चुना भारतीय जनता पार्टी। बाजार में और भी बहुत सारी दुकानें हैं राजनीति की, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? उसमें ऐसा क्या था जो अन्य में नहीं था? मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और विवेकानंद का है। हमारे स्थानीय साधु संतों, सांगलिया धूनी का, लक्ष्मणगढ़ के श्री छत्रनाथ जी बाबा जी का, इनका तो है ही है। तो मैं जब मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह को सुनने को मौका मिला। क्योंकि चरण सिंह जी की पार्टी व्यवस्थित रूप से आगे नहीं चल पाई और उसमें जो कुछ कमियां थी वो मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी। और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण वर्ग से कैडर बेस्ड पार्टी है, सब वर्गों को साथ लेकर के चलती है
और महिलाओं, पुरुषों, गरीबों और सभी लोगों के कल्याण के कार्य में लगातार जुटती रहती है और सामाजिक सरोकारों का काम भी करती है। तो मेरा डबल विजन ये हो गया कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक कामों के अंदर भी जुड़ा रहूं, और यही सोच करके मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जो लगातार मैं उस जब से ज्वाइन किया, जब से इसमें लगातार काम कर रहा हूं। चाहे पार्टी मुझे कोई पद दे या नहीं दे, मैं मेरी विचारधारा और मेरे समर्पण से संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूं। जी, आपने कहा कि मैं टिकट की दावेदारी पेश करता हूं, किसी कारणों की वजह से टिकट रह जाती है, लेकिन सुनने में आता है कि आपको एक बार टिकट अनाउंस हुई थी। 2003 में मेरे को टिकट डिक्लेयर भी हो गई थी, रेडियो पे भी आ गया था और संपूर्ण रूप से तैयारी भी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से मेरा जो सरकारी सेवा से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, तो उस वक्त मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। उसके बावजूद मैंने आगे आने वाले समय में भी चुनाव की। हर बार मुझे लोगों से, मेरी पार्टी के शीर्ष नेताओं से ऐसी वो आश्वासन मिलते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि भाई मिलने वाली है, लोग भी कहते हैं, लेकिन नहीं मिली। वो पार्टी का एक मुख्य क्राइटेरिया होता है कि किसी भी तरह से जीता हुआ कैंडिडेट को टिकट दी जाए, उसमें वह हो सकता है नहीं आऊं, लेकिन मैं पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहा हूं। जी, आपने कहा कि आप कई नेताओं से प्रभावित हैं। आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह। जी, अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा गुण आपको चुनने योग्य लगता है और चौधरी चरण सिंह का कौन सा गुण? देखो, अटल बिहारी वाजपेयी संपूर्ण रूप से पारदर्शी थे। जी, वो अपनी कमियां भी बताते रहते थे, अपने जीवन के बारे में सारी बातें उन्होंने खुल करके रख दी, और साथ वो कभी उनमें किसी तरह झलकती थी, उनके कामों में महानता झलकती थी। उनके विचार विरोधियों के प्रति, उनके विचार जो उनसे मिलते नहीं थे, उनके प्रति भी इतने अच्छे विचार होते थे। वो उन सबका भी भला चाहते थे और संपूर्ण भारत को विश्व के अंदर आगे बढ़ाना चाहते थे, न कि खुद आगे बढ़ना चाहते थे। और ये सोच करके ही उन्होंने पार्टी बनाई, ये सोच के ही संगठन बनाया। ये बात मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी लगी, और साथ में जो उनके जो भाषण थे, उनकी जो कविताएं थी, वो देशभक्ति और सामाजिक सुधारों से ओतप्रोत थी। ऐसा कोई चीज, भाषण और उनका वक्तव्य ऐसा नहीं है जो किसी को प्रेरणा नहीं देता हो। चौधरी चरण सिंह जी का मैं आपको बताऊं कि 1980 में चुनाव हो रहे थे, अल्बर्ट हॉल में। मैं रात को, उनकी एक बहुत बड़ी सभा थी राजस्थान में, और चौधरी साहब उसमें आए थे। चौधरी साहब ने उस वक्त ये कहा कि मैंने आपके राजस्थान में 25 व्यक्तियों को खड़ा किया है। मैंने ये सोच के खड़ा किया है कि हो सकता है इनमें से कोई आदमी योग्य नहीं हो, लेकिन मैंने ये पहले तहकीकात की है कि ये आदमी ईमानदार हो। और मैं ये कह रहा हूं दावे से, मैंने पूरी छानबीन करके कह रहा हूं कि हो सकता है योग्य नहीं हो, लेकिन ईमानदार जरूर है। और अगर आपको लगता है कि ये ईमानदार है तो आप इनको वोट देना। आपको लगता है कि ये ईमानदार नहीं है तो मेरी चौधरी चरण सिंह की कोई छाप नहीं है, इनको वोट मत देना। एक राष्ट्रीय स्तर का प्रधानमंत्री की पोस्ट पर पहुंचा हुआ आदमी भी इस तरह से खुल करके कहता है कि मेरा खड़ा किया हुआ आदमी अगर ईमानदार नहीं है तो उसको वोट मत देना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। चौधरी चरण सिंह हमेशा कहते थे, किसानों की बात करते थे, लेकिन वर्तमान समय में आपकी केंद्र में सरकार है और वो किसान विरोधी कार्य कर रही है किसानों के अनुसार। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो काम है वो किसान विरोधी है? देखो, सब किसान विरोधी भी नहीं है जी, लेकिन कुछ विरोध कर रहे हैं, और वो इस पुरजोर ढंग से कर रहे हैं। तो उससे ये नहीं समझना चाहिए कि भाई किसानों के, कृषक वर्ग के लिए ये पार्टी विरोधी है। मोदी जी सबसे ज्यादा ध्यान किसानों की तरफ दे रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो वास्तविक परिवर्तन जो करने चाहिए वो कर रहे हैं। दिन रात सबसे ज्यादा किसी के लिए सोचते हैं तो किसानों के लिए सोचते हैं। ये तो कुछ लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा है, लोग भ्रामक प्रचार करते रहते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। जी, एक अपने मारवाड़ में एक कहावत चलती है शेखावाटी में कि जाट के पास जब पैसा आता है तो वो राजनीति की ओर भागता है। कहीं आपकी भी तो वही लालसा नहीं? देखो, मैंने, मेरे घर में जो पैसा था, मेरी जो पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी है, उसके अलावा
मैंने जो राजनीति में पैसा कमाया है उसे मैंने मेरे बच्चों को, मेरी लड़की और लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर बनाया है जी। उसके अलावा मैंने श्री माधोपुर में हॉस्पिटल खड़ा किया है। इसके अलावा मेरे पास में अलग से कोई संपत्ति नहीं है जी। मैं हर साल कोई रोटरी के माध्यम से, कोई सामाजिक संस्था के माध्यम से सब लोगों को खड़ा जहां देखता हूं अच्छे काम के लिए वहां कुछ न कुछ हर वक्त दे करके ही आता हूं। और निश्चित रूप से बताऊं, चाहे मेरा वो इनकम टैक्स का वो देख लीजिए सर्वे वगैरह सब चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मैंने संपत्ति अर्जित की है। मेरे बाप दादाओं ने जो संपत्ति अर्जित की है वो शहर के नजदीक होने से उस जमीन का भाव बढ़ गया, उसकी वजह से मेरे पास में आप मान सकते हैं कि कुछ हो गया। बाकी ऐसा अलग से कोई पैसा कमाया भी नहीं है और पैसे की राजनीति करना भी नहीं चाहता मैं। जी। अब आप वर्तमान समय में लोकसभा क्षेत्र सीकर से सांसद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आपके क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं? देखो, सीकर की जनता में ये है कि जो देश की जो समस्या है वो तो सीकर के लिए है ही। और मैं 1980 से लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। उस वक्त समस्या होती थी पानी, बिजली और सड़क की। मैं आपको बताऊं कि बिजली और सड़क की जो समस्या है उनमें बहुत कुछ सुधार हुआ है। अब गांव में जाते हैं तो लोग बिजली और सड़क की समस्या के लिए नेताओं को कम बताते हैं, लेकिन पानी की समस्या के लिए उतना ही पहले की जैसे ही बताते हैं। और पानी की समस्या सीकर के लिए न केवल सिंचाई के लिए परेशानीदायक है बल्कि पीने का पानी भी नहीं है। तो मेरा मुख्य विजन तो रहेगा सीकर में जैसे पानी आए, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, लोगों को हर जगह पीने के लिए मिले, खेतों में सिंचाई हो। और सीकर की जहां तक बात की जाए, जैसे आप लोग आए हैं, आपने देखा होगा कितना जाम लगा रहता है। ये जाम क्यों लगा रहता है? ये जाम इसके लिए मेरा डेफिनेट विजन है कि हर कस्बे के अंदर वो फैसिलिटी उपलब्ध करा दी जाए जो सीकर हेडक्वार्टर पर है। वहां अच्छे डॉक्टर होंगे, सारे ऑपरेशन अगर होंगे, वहां बिजली का कार्यालय होगा, वहां शिक्षा के सारे स्कूल के अंदर सब टीचर्स होंगे और उन सब के रहने की व्यवस्था होगी, तो कोई सीकर में नहीं भागना आना चाहिए। सारा काम आजकल जो तरीका है पेपरलेस वगैरह होने लगेगा तो लोग शहरों की तरफ नहीं भागेंगे, तो उससे ये जो जाम की समस्या है ये कम होगी। मेरा दूसरा ये मुख्य विजन है कि सीकर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ सबसे ज्यादा सैनिक और किसान हैं जी। तो भारत सरकार से मांग होगी कि सैनिकों के जितने भी कल्याण के लिए काम है हर कस्बे के अंदर होना चाहिए। हमारा एक हर कस्बा आदर्श मॉड्यूलर कस्बा होना चाहिए जिसमें मेडिकल की फैसिलिटी, चिकित्सा के साथ साथ स्कूल की और जितनी जरूरतमंद ये जो रेवेन्यू की सारी फैसिलिटी अगर होंगी तो वो कस्बे के लोगों को इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर सीकर क्षेत्र के अंदर कोई आयुध कारखाना, जैसे कोई कारखाना मिलिट्री के अंदर जो बहुत सारी चीजें चाहिए मिलिट्री मैन को, कोई कपड़ों की, जूते बूट की, जैकेट वगैरह की, इस तरह की कोई कारखाना हो, कोई जो बम वगैरह जो बनाए जाते हैं उनका कारखाना सीकर में लगे तो यहाँ के लोगों को भी फायदा मिल सकता है और यहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस से सरकार को भी फायदा मिल सकता है जी। और एक सीकर में एक मिलिट्री की एकेडमी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सीकर में मिलिट्री स्कूल भी होना चाहिए जो एक कब से कब तक उदयपुर में चली आ रही है। सीकर में टूरिज्म का इतना अच्छा स्कोप है, सालासर और ये खाटू श्याम जी, शाकंबरी, इन इलाकों के जाने के लिए इतने सारे लोग हैं, इनको रेल के द्वारा भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जाम के लिए तो एक इस तरह से मेरा ये कहना है कि अगर सार्वजनिक यातायात के साधन अगर बढ़ा दिए जाए और वो समय पर चले तो लोग भीड़ में कोई नहीं घुसना चाहिए। रिंग रोड बने, बाईपास रोड बने, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। पानी के लिए कुंभाराम लिफ्ट योजना को सिर्फ उसको अपलिफ्ट करना है, ताजे हेड से पानी आना है, उसके लिए कोशिश करनी है। मोदी जी हालांकि बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और सीकर में मेरा ये मानना है कि जैसे मेडिकल कॉलेज तो खुल गई, मोदी जी का विजन है कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, इस तरह की इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए। सीकर में बहुत सारे ये जो लोग आ रहे हैं मजदूर टाइप लोग आ रहे हैं जी, तो क्यों नहीं एक मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था हो
जैसे अकेला मजदूर रहे, वहां रहे, काम करे और अपनी ड्यूटी के ऊपर जाए जी। और वापिस आ जाए। तो टूरिज्म को बढ़ावा मिले, शिक्षा को बढ़ावा मिले, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी हर वक्त महिला रहे, हर महिला के पास में एक, और हर पुलिस के अफसर के पास में, जो मेरा यह मानना है जैसे कि यूएसए में होता है, एक मोबाइल चलता फिरता मोबाइल कैमरा होते रहना चाहिए। तो उसके साथ किसी भी तरह का जो बात हो वो पैनिक बटन से भी मालूम चल जाए आगे और वो रिकॉर्ड भी हो जाए। तो जो पुलिस की ज्यादतियां हैं उनके लिए और पुलिस के बचाव के लिए भी और चिकित्सकों के साथ में भी इस तरह की जो ज्यादा चीजें होती है, तो आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। बेरोजगारी के लिए मेरा विजन है कि जितने ज्यादा कौशल युक्त शिक्षा दी जाए जी। उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं उन लोगों से फायदा लेकर के हमारे जो सीकर के शेखावाटी के जो सारे बड़े सेठ दूसरी जगह रहते हैं, कोई वहां का बंगाल का किंग है, कोई आसाम का किंग है, कोई मॉरिशस का किंग है, सब के बड़े इस्पात के कोई सब हैं, तो उन सब को यहाँ सम्मान दिया जाए और उनसे कहा जाए कि छोटा मोटा काम आप सीकर में भी करें। तो अपना कुछ लगने वाला नहीं है और सिर्फ सम्मान से और उनकी बात करने से ही बहुत कुछ होने वाला है। और मेरा तो इतना सा मानना है कि सरकार से लोग कुछ नहीं चाहते। सरकार से लोग सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, बाकी काम तो सब अपने आप हो जाते हैं जी। सिर्फ शांति बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है। जो हमारे 2 जिले बन गए, मैं लकीली दोनों जिलों के अंदर में जुड़ा हुआ हूँ। दोनों जिलों के अंदर में चोमू वाला 2 क्या 3 जिलों से मिलकर के सीकर की लोकसभा बनती है। तीनों मतलब जयपुर से चोमू है, नीमका थाना से खंडेला, श्री माधोपुर ये है, और ये यहाँ के जो सीकर का है। मेरा तीनों जगह से ही अच्छा जुड़ाव रहा है। तीनों में कोई स्थान मेरी जन्मभूमि है, कोई मेरा कर्मभूमि है। तो ये सब बातें सोच करके मैंने राजनीति के अंदर आने का प्रयास किया है जी। आपने बात की सैनिकों की, सैनिकों पर आपने बहुत ज्यादा जोर दिया, तो क्या आपको अग्निवीर जो योजना है वो सही है या गलत? देखो, अग्निवीर को जिस तरह से दुष्प्रचारित किया जा रहा है ना, वो गलत है। अग्निवीर में अब चाइना के अंदर, चाइना की जो आर्मी सबसे बड़ी मानी जाती थी, अपने अग्निवीर उसमें काउंट करते ही हिंदुस्तान की जो सेना है वो सबसे बड़ी वर्ल्ड के अंदर हो जाएगी। और जो इजराइल में है, हर व्यक्ति को सैनिक शिक्षा दी जाती है। तो इसमें कितने लोगों को सैनिक शिक्षा दी जाएगी, कितने लोग सैनिक बन जाएंगे, सैनिक ट्रेनिंग ली जाएगी। और एक सैनिक को जो ट्रेनिंग सैनिक की जो मिलती है उसमें आदमी बहुत कुछ सीखता है और अनुशासन भी सीखता है, हथियार चलाना भी सीखता है, देशभक्ति की भावना भी आती है, उसका शरीर का विकास भी होता है। आगे चल के उसमें अगर प्रतिभा है तो क्यों नहीं उसके अंदर आगे ज्वाइन करे। अब आपको मैं बताऊं, अपने इस इलाके के अंदर बहुत सारे लोग एयरफोर्स में जाते हैं और एयरफोर्स में जाने के बाद दूसरी नौकरी आगे करते हैं। उनको तो अग्निवीर की कोई प्रतिबद्धता है ही नहीं है, वो तो लोग अपने आप कर रहे हैं। वो एक तो आप उसका एक इनडायरेक्ट प्रतिबिंब है। आप में प्रतिभा होगी तो आप लोग कई 35 साल तक एयरफोर्स की सर्विस करके आते हैं। बहुत सारे लोग 11-12 साल बाद में आ जाते हैं और 2 या 3 नौकरी करते हैं। बस अग्निवीर को आप उस तरह से लीजिए, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन किसी योजना को दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज के एडवांटेज और हाँ, तो एडवांटेज ज्यादा है। आप भारतीय जनता पार्टी से सांसद के लिए दावेदारी पेश की है सीकर जिले से, और आप ही की पार्टी की 2 बार सांसद रह चुके सुमेधानंद जी सरस्वती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं तो अब की बार पार्टी नहीं टिकट देगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसका जवाब यह है कि परिवर्तन समय की मांग है जी। मैं कहता हूं कि हमारे सांसद बहुत योग्य, कुशल, मिलनसार, अच्छे व्यक्ति हैं, कुशल सांसद हैं, लेकिन परिवर्तन समय की आवश्यकता है। और पार्टी भी अगर उनको समझे कि वो अच्छे हैं तो उनको कोई यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाए, किसी और बड़े बोर्ड का उनकी और जगह सेवा ली जाए। सब लोगों को सब तरह का अवसर अगर मिलेगा तो उससे पार्टी का भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा। लोग दूसरे भी सोचेंगे कि अपने को हर जगह मिलती है।
तो मेरा इतना सा विचार है, मैं कभी ये नहीं कहता कि हमारे सांसद किसी भी तरह से कमजोर है, लेकिन एक दुनिया का डर रहा है, एंटी इनकम्बेंसी को कवर करना पड़ता है, पार्टी को किसी भी तरह से जीता हुआ कैंडिडेट को लेकर के आना पड़ता है, कोई नए कैंडिडेट को लेकर आना पड़ता है, कोई व्यावसायिक प्रशिक्षित सब वर्गों का सम्मिलित रूप से प्रशिक्षित लोगों को लाने के लिए ये चेंज आवश्यक है। आपके सांसद महोदय आपके इस बयान से कहीं नाराज न हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं तो ये कहता हूं कि वो खुश होंगे, वो भी खुश होंगे, जो लोग सुनेंगे वो भी खुश होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनको हटा के उनको घर बैठा दिया जाए। जी जी। उनको हटा के मैं तो ये कह रहा हूं उनकी जो इतना अनुभव उनको मिला है उसका फायदा मिलना चाहिए उनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाए, कोई बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए, उनकी कोई बड़ी सलाहकार मंडल का उनको बनाया जाए और वो किसी भी चीज में इतना जो 10 साल का अनुभव है उसके पार्टी और देश के लिए लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा। हमारा उनके प्रति सम्मान और बढ़ेगा, लोगों का सम्मान और बढ़ेगा और उन्होंने 10 साल जो अनुभव लिया है उससे देश जनता को और सीकर के लोगों को फायदा मिलेगा और लोग ये नहीं सोचेंगे कि किसी भी पोस्ट पर एक का ही अधिकार है। अमेरिका इतना बड़ा है, यहाँ तो सांसद महोदय को तो 10 साल हो गए, वहां तो 8 साल के बाद में कोई दोबारा रह ही नहीं सकता। जी बिल्कुल सही। तो अपना सर्वोत्कृष्ट देने के लिए, सबको चांस देने के लिए, सबको आगे बढ़ने के लिए इतने बड़े प्रजातंत्र के अंदर ये सब चीजें आवश्यक है, इनको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। जी, कोई युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए मेरा एक यही है कि भाई ईमानदार रहें, माता पिता के प्रति वफादार रहें, सच्चाई के साथ रहें, कर्मठता से जुटे रहें, मेहनत का कोई जवाब नहीं है और किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। रात को ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे लोगों को दिन में मुंह नहीं दिखाना पड़े, दिन में ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे रात को नींद नहीं आए और हर बात को अपने माँ बाप और पेरेंट्स और टीचर से शेयर करें और किसी से नहीं तो अपने माँ बाप से तो जरूर शेयर करें और माँ बाप से अगर युवा वर्ग शेयर कर लेगा और मेहनत करता रहेगा, सच्चाई में रहेगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी, आप स्पेशलिस्ट हैं एलर्जी के। जी हाँ, मैंने जानकारियां जुटाई हैं। जी हाँ। तो लोगों को आजकल एलर्जी एक बड़ी समस्या हो रही है। लोगों को एक छोटा सा सिंपल सा शॉर्ट सा ऐसा कुछ बता दीजिए ताकि एलर्जी से बचा जा सके या फिर इंस्टेंट होने वाली एलर्जी से वो किस तरह रिलीफ ले सकते हैं, कोई ऐसा नुस्खा? देखो, हमारे मेडिकल में एक सिद्धांत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और वो इस एलर्जी पर अक्सर लागू रहता है। मतलब बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है और एलर्जी के बारे में बहुत सारी रिसर्च हो गई है, बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं, बहुत सारे अपडेट्स हो गए हैं, लेकिन जो एलर्जी है उसका सबसे बड़ा उपाय है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे आप दूर रहोगे, उससे बच के रहोगे और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के रखोगे तो भी एलर्जी का असर कम रहेगा। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, संतुलित खाना खाना पड़ता है। जो नॉर्मल डाइट अपने सब होती है उनको सबको मिक्स रूप से सभी को दाल, दूध, दही, छाछ, प्याज, सलाद वगैरह सब वो चीजें डेली बदल करके खाओ, अच्छी नींद लो और खुश रहो। इससे ही इम्यूनिटी बढ़ती है। और कोई जो लोग कहते हैं ना कोई अलग से कोई जो विशेष चीजें खाओ और वो हिमालय की जड़ी बूटी खाओ, हमारी मेडिकल साइंस में ये माना जाता है कि आप अच्छी नींद लेंगे, संतुलित खाना खाएंगे, खुश रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, उससे आप एलर्जी से बचोगे। जिस चीज से एलर्जी है, अपने को किसी आदमी से एलर्जी है तो उस गली से नहीं जाते हैं, तो झगड़ा खत्म। एलर्जी का भी यही है। बाकी तो एलर्जी की दवाइयां बहुत कॉस्टली भी है, बहुत साइड इफेक्ट भी है, तो ये दो चीजों का ही ध्यान रखेंगे तो एलर्जी से बचे रहेंगे। बिल्कुल। हमारे चैनल द बम्बार्ड के बारे में भी आप कुछ बोल दीजिए ताकि आपके प्रशंसक हमारे साथ जुड़े और सबको सम्मान मिले। देखो, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि मैंने आपको नहीं खोजा है, आपने मुझे खोजा है। और जैसा कि आपने बताया कि आप जगह जगह जो अच्छा काम करते हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो देश के लिए और समाज के लिए करते हैं, उन लोगों को आप बातचीत करके उनकी बात को समाज तक पहुंचाएंगे। ऐसा इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये समाज सेवा का, देश का बहुत बड़ा काम है। मैं चाहता हूं कि भगवान आपको इस काम के लिए शक्ति दे और किसी दिन आपके सितारे बुलंद हों, लोग अपने आप आपसे अपना इंटरव्यू देने के लिए आपके पास लाइन लगा करके आए और ऐसा
इस तरह से लगे रहे तो जल्दी संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर आपका। मैं और मेरी टीम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार आप सांसद बनो और भारत की सबसे बड़ी संस्था में अपनी गद्दी पर जाकर बैठो और आपके जैसे लोगों की शायद राजनीति में जरूरत भी है। तो दोस्तों, ये थे माधव सिंह जी भामू। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी श्रृंखलाएं चलाते हैं जिनमें अलग अलग चीजों पर हम खुलकर बात करते हैं, खुलकर विचार विमर्श करते हैं। आप हमारे हो, हम आपके हैं, इसी विचार के साथ हम काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर और मेरे साथ मेरे साथी कैमरामैन सुनील दैया। धन्यवाद।